हेलो बच्चों, वेलकम टू द एसडब्ल्यू क्लासेस बाय श्रीराज पांचाल। बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि इस क्लास में हम केमिस्ट्री के क्लास 9 के कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्लास उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी जिन बच्चों को वैलेंसी फाइंड करने में दिक्कत आती है और फॉर्मूले बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चों, मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपने क्लास 9 बहुत अच्छे मार्क्स से पास की होगी। अब बच्चों, टाइम आ गया कि आप क्लास 10 की प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो ये आपकी क्लास 10 की प्रिपरेशन की पहली स्टेप रहेगी कि आप पहले क्लास 9 के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। तो इस क्लास में हम वही चीज करने जा रहे हैं बच्चों। इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे एटम और एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और हम जाएंगे कि उससे फॉर्मूला कैसे बनाया जाए, वैलेंसी कैसे फाइंड करनी है, एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। ये सब चीजें हम जो है इस सेशन में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। बच्चों, क्लास 9 में हमने कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़े। उन एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का पूरा बोल सकते हैं कि निचोड़ में आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो उसमें हमने एटम के बारे में समझा था कि एटम क्या चीज है, एटम की डेफिनेशन पढ़ी थी, एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा, वैलेंसी फाइंड करना सीखा, फॉर्मूले बनाना सीखे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद भूल गए होंगे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे कि जिनको समझ में नहीं आया होगा। तो हम इस सेशन में वही चीजें जो है वापस से रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, एटम हमने उसमें देखा था कि एटम है क्या। तो हमने देखा था कि एटम जो है, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट। क्या पढ़ा था बच्चों कि एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी एलिमेंट दैट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। आई होप आपको डेफिनेशन याद होगी। बच्चों, इसमें हमने इस चीज को समझने के लिए टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी समझे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक पढ़ा था बच्चों लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। वो भी एटम की डेफिनेशन को ही क्या करते हैं, प्रूव करते हैं बच्चों। ठीक है। तो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो पहले आपको एटम की डेफिनेशन पढ़नी कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और बच्चों, इसके बारे में एक और डेफिनेशन है कि एटम ही क्या करता है, इट रिटेन्स it retains the properties of element, properties of element। भाई, किसी भी एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी होगी वो बच्चों उसका एटम ही डिसाइड करता है। एटम के नेचर के बेस पे ही एलिमेंट का नेचर जो है वो डिसाइड होता है। तो एटम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये हमने यहाँ पे समझा। इसके बाद हमने देखा था कि एटम जो है वो 3 सब पार्टिकल से मिलकर बना है। क्या क्या है बच्चों, चलो ये तो हुई डेफिनेशन। आगे इसका स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि एटम किस किस चीज से मिलकर बना है। तो हमने देखा था कि एटम कंसिस्ट ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, एटॉमिक पार्टिकल 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है। नाम क्या क्या थे बच्चों उनके, उनके नाम थे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कोमा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके बच्चों, तो एटम जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। आपने एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा क्लास 9 में जिसका नाम था गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, या बोल सकते हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो उस मॉडल से हमें बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है एटम के बारे में। उसी मॉडल से हमें पता चलता है कि एटम का मोस्ट ऑफ द जो मास है वो एम्प्टी होता है, उसका पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है, और उसका ऑलमोस्ट 99% जो पार्ट है मास का वो भी कहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है बच्चों, न्यूक्लियस में। तो ये चीजें हमने वहां पे सीखी थी। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है, सर्कुलर पाथ में जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो उसी बेसिस पे हमें कुछ चीजें समझ में आती है कि एटम जो 3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बच्चों कहाँ पे रिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन में, सॉरी न्यूक्लियस में, है ना। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। वाई electrons orbit
अराउंड द न्यूक्लियस इन सेल्स, जिनको हमने एनर्जी सेल्स बोला था बच्चों। ठीक है, ये चीजें हमने क्लास 9 में पढ़ी है। ओके, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होंगे? न्यूक्लियस में होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होंगे? सेल्स में रिवॉल्व कर रहे होंगे। और बच्चों उन सेल्स के नाम भी हमने दिए थे कुछ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि के, एल, एम और एन सेल्स, उनके नाम हमने दिए थे, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। ओके, थोड़ा सा हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन है उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर आगे मूव करेंगे। ओके, तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है वो होता है ई। प्रोटॉन को जो सिंबल है वो होता है पी प्लस, और न्यूट्रॉन का जो सिंबल था वो था अपने पास स्मॉल। ओके, इलेक्ट्रॉन का ए प्लस, प्रोटॉन का पी प्लस, इलेक्ट्रॉन का ए माइनस, प्रोटॉन का पी प्लस, न्यूट्रॉन का एन। इसके बाद बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उस पर कितना चार्ज है। ओके, फिर देखेंगे कि प्रोटॉन पे कितना है, न्यूट्रॉन पे कितना है। तो इलेक्ट्रॉन पे लगभग जो चार्ज होता है नेगेटिव 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, और लगभग इसी के बराबर होता है बच्चों प्रोटॉन पे चार्ज। बस प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन जो था वो न्यूट्रल सब एटॉमिक पार्टिकल था। फिर आती बच्चों बात की इनमें से सबसे भारी कौन सा है, सबसे हल्का कौन सा है, मतलब इनका मास क्या है। तो मास अगर देखा जाए बच्चों, सबसे कम मास होता है इलेक्ट्रॉन का, जो है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। बच्चों पावर माइनस में है, इसका मतलब बहुत छोटा मास है, बहुत नेग्लिजिबल मास है। जबकि प्रोटॉन की जो मास है वो है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। यहाँ पे पावर माइनस में लेकिन कम है, तो मास ज्यादा है, लगभग मास बराबर होता है न्यूट्रॉन का भी। ओके बच्चों, ये हमने सीखा क्लास 9 में। देन इसके बाद हमने क्लास 9 में देखा था कि रिलेटिव मास, बोल सकते हो आप बच्चों क्या, रिलेटिव मास ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। अब रिलेटिव मास का क्या मतलब है समझाते हैं, पहले आप याद करो कि ये जो क्वांटिटी है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है, जबकि 1.67 इंटू 10⁻27 और 1.67 10⁻27 इससे बड़ी क्वांटिटी है। तो बच्चों इसको, इस क्वांटिटी को नाम दिया गया 1 एटॉमिक मास ऑफ यूनिट, 1 स्मॉल। तो ये भी कितनी होगी बच्चों, लगभग 1 स्मॉल, और इसको लगभग माना जाता है बच्चों जीरो। जीरो मतलब नेग्लिजिबल, बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो वे इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है उनका जो मास है वो 1U होता है। ये 1U क्या है बच्चों वो समझा देता हूं मैं आपको। इसको पूरा पढ़ा जाता है, यू जो है उसको क्या पढ़ेंगे, उसको पढ़ेंगे एटॉमिक यूनिट ऑफ मास। ओके भाई, एटम तो बहुत छोटा स्ट्रक्चर, उसको किलोग्राम, ग्राम में नहीं नाप सकते, तो उसके लिए क्वांटिटी बनाएगी बच्चों। इतनी सारी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, 1U बोला जाता है। अब ये 1U भी क्या है, तो बच्चों ये 1U जो है, U का मतलब है एटॉमिक यूनिट ऑफ मास, जो हमने क्लास 9 में पढ़ी थी कि जो कार्बन 12 होता है उसका जो एक एटम है, मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, उसके मास का अगर हम 1/12 निकालें, है ना, तो उसी को 1U बोला जाता है। ये भी हमने क्लास 9 में पढ़ा था। अब बिकॉज इसमें कार्बन 12 का यूज किया गया है मास को निकालने के लिए, इसीलिए यू को क्या बोला जाता है, रिलेटिव मास बोला गया है। ये जो 1U लिखा हुआ है ये क्या है, रिलेटिव मास है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में, कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में निकाला गया है। दोबारा बता देता हूं भाई, यू का मतलब होता है एटॉमिक यूनिट ऑफ मास। 1U का क्या मतलब होगा कि अगर आप कार्बन 12 का मास निकालो एक एटम का और उसका 1/12 कर दो, तो वो कितने के बराबर होता है, 1U के बराबर। और ये 1U जो क्वांटिटी है वो इस क्वांटिटी के बराबर है, इस क्वांटिटी की कि जितना मास न्यूट्रॉन का है, जितना मास प्रोटॉन का होता है। तो आप बोल सकते हो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये सब चीजें समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं बच्चों, आपको नोट्स बना लेने हैं बच्चों, अगर चीजें याद नहीं है या बार बार भूल जाते हो तो आपके पास नोट्स होनी चाहिए, ताकि जल्द पढ़ने का आप उनको देख सको। नोट्स होंगे
किसी भी टाइम आप इन चीजों को रिवाइज कर लोगे। चलो आगे मूव करते हैं। आगे बच्चों प्रॉब्लम आती है कि एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है। ओके बच्चों, चलो देखते हैं। बात करते हैं बच्चों एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे बोलते हैं? इसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, याद आ रहा होगा एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर क्या है कि किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एनी एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक। तो किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर क्या है कि उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप याद करते होंगे कि हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है भाई, है ना, कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वन होता है। इसका क्या मतलब होगा बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन हाइड्रोजन एटम, वो भी कितना है, मतलब हाइड्रोजन के एटम में एक ही प्रोटॉन होता है। तो एटॉमिक नंबर बच्चों किससे डिसाइड होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, कि उस एटम के पास कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसी से उसका एटॉमिक नंबर जो है बच्चों वो डिसाइड होता है। बात करते हैं आगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर। चलो एटॉमिक नंबर हो गया। चलो एटॉमिक नंबर के साथ साथ हम एक चीज और देख लेते हैं बच्चों कि अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम होने का मतलब है कि उस पर कोई सा भी चार्ज नहीं है, मतलब उसने ना इलेक्ट्रॉन लिया है ना दिया है, अभी तक जो है उसमें चार्ज जो है वो जीरो है, तो उसको न्यूट्रल एटम कहते हैं। तो न्यूट्रल एटम के लिए बच्चों जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे फॉर द न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल तभी हो पाएगा वो जितना चार्ज प्रोटॉन पे है उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है। मैग्नीट्यूड में दोनों पे चार्ज बराबर है, लेकिन बस उनका नेचर जो है वो अलग है, एक पे पॉजिटिव चार्ज पे एक पे नेगेटिव चार्ज। तो दोनों अगर बराबर होंगे तो वो चार्ज आपस में कैंसिल हो जाएगा और एटम कैसा बन जाएगा, न्यूट्रल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर होते हैं। जैसे कि इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर वन है तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, वन होंगे, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, वन ही होंगे। और एग्जांपल ले लो आप, जैसे एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 होता है, तो इसका मतलब उसके न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन है, 8 न्यूट्रॉन। इसका मतलब सॉरी 8 प्रोटॉन है। अब वो अगर न्यूट्रल है, मतलब ना उसने इलेक्ट्रॉन दिया है ना दिया है, तो तब भी उसके न्यूक्लियस में सॉरी उसके एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 ही इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी तक वो न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन लेने या देने के बाद हो सकता है इलेक्ट्रॉन के नंबर्स कम या ज्यादा हो जाए, लेकिन जब तक कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तब तक उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे, किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद बात आती है बच्चों किसकी, मास नंबर। मास नंबर, तो मास नंबर बच्चों ऐसे लिखा जाता है। अब मास नंबर है क्या, तो मास नंबर है बच्चों द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम is called its मास। उसे क्या बोला जाएगा बच्चों, मास नंबर। तो मास नंबर क्या है,
कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, उनका सम। यानी कि आप बोल सकते हो कि मास नंबर जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। दैट मीन्स A इज इक्वल टू P प्लस P। ठीक है, यहां तक आपको चीजें समझ में आए। अब यही फॉर्मूले को हम अगर मॉडिफाई करें फॉर न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम के लिए क्या होगा, हमें पता है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इस फॉर्मूले में आप P की जगह E भी रख सकते हो। तो एक रिलेशन आपको एटॉमिक नंबर बोल दो, इलेक्ट्रॉन बोल दो या प्रोटॉन बोल दो। एक फॉर्मूला हम ये भी बना सकते हैं कि बिकॉज जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो A इज इक्वल टू Z प्लस N। आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो यहां से न्यूट्रॉन का फॉर्मूला आ जाएगा A माइनस Z। तो जब भी आपको किसी एलिमेंट के अंदर या एटम के अंदर न्यूट्रॉन निकालना हो तो उसके मास नंबर में से उसका एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया जाता है। बच्चों कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इनके, है ना, नोट कर लेना। एग्जाम्पल क्या क्या है जैसे देखना, जैसे कि फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन सोडियम एटम। सोडियम एटम में आपको न्यूट्रॉन निकालना है। गिवन दैट मास नंबर ऑफ सोडियम इज इक्वल टू है 23। ओके, इसका मास नंबर कितना है 23। तो बच्चों इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो भाई हमें पता है कि सोडियम जो है वो कितने नंबर पे आता है, 11वें नंबर पे आता है। तो सोडियम के लिए क्या होगा, सोडियम के लिए एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर जो है वो हो जाएगा 11। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, 11। ओके, तो आपको क्या पता करना है, गिवन क्या चीज है, ए गिवन है आपको 23। तो हमें न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या बताया अभी बच्चों, कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। बस वैल्यू पुट कर देंगे सीधे सीधे। तो n इज इक्वल टू 23 माइनस 11। इट मीन्स नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन आएंगे बच्चों आ जाएंगे 12। यानी कि सोडियम के एटम में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 12 होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो 11 हो जाएंगे, जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। एटॉमिक नंबर दे रखा है और एटॉमिक मास जो है वो भी गिवन है अपने पास। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओवरऑल बात इतनी सी बच्चों की आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर का क्या मतलब है, प्रोटॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, मास नंबर क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। अब यहां तक हमने चीजें समझ ली। इसके बाद बच्चों हमें देखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो समझ में आते हैं कि कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या है, सेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। तो किस सेल में कितने हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, वो चीजें हमें सीखनी है। तो अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमें समझना, जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें समझना है। देखो बच्चों, हमने क्लास 9th में जो स्ट्रक्चर्स पढ़े, जो एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा, उससे कुछ बातें निकल के सामने आती है। क्या कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस में है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं बच्चों, रिवॉल्व कर रहे हैं। किसमें, एनर्जी सेल्स में। और उन एनर्जी सेल्स के हम कुछ नाम रखते हैं, के एलिमेंट। ओके, तो चलो समझते हैं। ओके,
ये एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं। ये हो गया न्यूक्लियस बच्चों। ये जो पहली सेल दिख रही है इसको हम कहते हैं ए सेल। दूसरी जो सेल होती है उसको बोलेंगे एल सेल। तीसरी को बोलेंगे बच्चों एम सेल। और चौथी जो आएगी वो एन सेल। तो इलेक्ट्रॉन इन सेल्स में रिवॉल्व कर रहा होता है। के लिए नंबर ऑफ सेल क्या है, 1 है भाई। एन के लिए वैल्यू 1 है, इसके लिए एन की वैल्यू 2 है, इसके लिए एन की वैल्यू 3 है, और एम सेल के लिए एन सेल के लिए एन की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, बोर्स एटॉमिक मॉडल के अंदर, बोर-बरी मॉडल बोलते, उसमें हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी सेल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द maximum number of electrons that can be filled in any cell is given by the formula 2n square। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि किसी भी सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जहां पे n की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, जहां पे n की वैल्यू 1 2 3 4 ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं किसी भी सेल में। तो के सेल के लिए 4, के सेल के लिए अगर आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो बच्चों यहाँ n की जगह कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा आपको। तो कितना आया 2, यानी कि आप के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। एल सेल के लिए आपको n की जगह पे कितना रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। सोल्व करने पे 8 आएगा। तो आप एल सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 भर सकते हो। एम सेल के लिए आपको n की जगह 3 पुट करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आएगी 18। और n सेल के लिए आप n की जगह 4 पुट करोगे तो वैल्यू मिलेगी हमें 32। तो इस फॉर्मूले से निकाला हमने कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं किसी भी सेल में। के में मैक्सिमम 2 जाएंगे, एल में 8 रहेंगे, एम में 18 रहेंगे और एन में 32 रहेंगे। बच्चों मैक्सिमम बोल रहा हूँ, कम भले हो चलेगा, मैक्सिमम इतने भर सकते हैं, इससे ज्यादा आप उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अब हम 1 से लेकर 17 जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो निकालेंगे। बच्चों वहीं से आपको वैलेंसी समझ में आएगी। वैलेंसी अगर आपको एक बार समझ में आ गई, याद आपने कर ली, तो उसके बाद फॉर्मूला बनाना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो बात करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट 17 एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्स्ट 17 एलिमेंट। ओके, अगर आपको एलिमेंट्स याद हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, अगर नहीं है तो आपको एलिमेंट्स जो है वो याद करने पड़ेंगे, एटलीस्ट 1 to 20 तो होनी चाहिए। ओके, तो यहां पे लिखते हैं बच्चों उसका एटॉमिक नंबर। ओके, यहां लिखेंगे नेम ऑफ एलिमेंट, और यहां पे बच्चों उसका लिखने जा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा बच्चों, 4 सेल्स होंगी, चारों सेल के नाम लिख लेते हैं, के में कितने, एल में कितने, एम में कितने, एन में कितने। ओके, तो देखो बच्चों एटॉमिक नंबर हम पहले कवर कर लेते हैं, शायद 1 to 10 तक के कवर हो जाएंगे इसमें। 1 2 6 7 8 9 10। लेट मी चेक इट इज विजिबल टू नोट। ओके, तो 1 to 10 जो है वो एलिमेंट हम निकले जाते। अगर बच्चों आपको याद नहीं है तो कम से कम आपको 1 to 20 तो याद करना। तो पहले नंबर पे जो एलिमेंट आता है उसका नाम है हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन। सेकेंड नंबर पे जो आएगा बच्चों उसका नाम है हीलियम। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। ओके बच्चों, ये टोटल 10 एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बच्चों अब इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? एक प्रोटॉन होगा। और ये कैसा है? अभी न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन कौन सी सेल में भरा जाएगा? के सेल। ठीक है, कुछ रूल्स पढ़े थे बच्चों हमने सेल्स में इलेक्ट्रॉन भरने के, कि भाई सबसे पहले जो सबसे लोअर एनर्जी सेल है उसमें भरा जाएगा, मतलब जो सबसे छोटी सेल है, तो न्यूक्लियस के जो सबसे पास है पहले वो के सेल है, तो के में भरे जाएंगे। फिर ये पूरी भरने के बाद एल में आप जब करोगे इलेक्ट्रॉन्स का, फिर आप एम में कराओगे, फिर एन में कराओगे। ठीक है, कभी डायरेक्ट एल या एम में मत भर देना, सीक्वेंस ऐसे चलेगी बच्चों। ओके, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 2, न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? मैक्सिमम 2। अब हमें पता है कि के में मैक्सिमम 2 भर सकते हैं। ठीक है, तो 3 वाले के लिए क्या होगा? आप के में 2 भर देंगे तो 1 वाला कितनी भरना पड़ेगा? एल वाली सेल। ठीक है, देन फिर बेरिलियम में 4 है तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे। बोरोन के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। कार्बन के लिए 2 एंड 4, नाइट्रोजन के लिए 2 एंड 5, 2 एंड 5, ऑक्सीजन के लिए बच्चों 2 एंड 6, फ्लोरीन के लिए 2 एंड 7 और नियोन के लिए 2 और 8। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट का। ओके बच्चों, नोट कर लो आप पहले, 11 to 20 तक या 17 तक करना है हमें, 17 नहीं 18 कर लो आप, ऐसा 20 तक भी कर सकते हैं, पर अभी हम पहले 18 का पढ़ेंगे। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें बात करनी है 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक की। तो 11 नंबर पे कौन आता है? इलेवन पे आता है बच्चों सोडियम। 12 पे कौन आएगा? मैग्नीशियम। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, ठीक है, फोस्फोरस। तो सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्क। ओके बच्चों, तो ये हो गए 11 to 18। ओके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, अगर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसमें 11 प्रोटॉन, न्यूट्रल है तो 11 इलेक्ट्रॉन। अब वो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे कहाँ कहाँ पे? 2 यहाँ पे हो जाएंगे, 8 इसमें आप मैक्सिमम भर सकते हो, तो बचा हुआ एक कहाँ जाएगा बच्चों? एम सेल के। समझ में आ रहा है? इसके बाद मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम में 282, एल्यूमिनियम में 283, सिलिकॉन में 284, फोस्फोरस में 285, सल्फर में 286, क्लोरीन में 287, आर्गन में 288। तो ये है बच्चों 11 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब बच्चों यहां तक भी अगर आपने सीख ली चीजें, यहां तक भी अगर आपने सीख ली तो आप वैलेंसी फाइंड करना सीख जाओगे बड़ा इजी। उसके लिए कुछ रूल्स है वो मैं आगे बताऊंगा अभी आपको। ओके, इसके बाद 19 और 20 भी बच्चों में लिखा देता हूँ। बस 19 और 20 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो
से मैच नहीं हो पाएगा। तो उनको चलो अभी नहीं बताता हूं, मैं थोड़ा सा बाद में डिस्कस करूंगा, पहले हमें ये तीन को समझ लेते हैं अच्छे से और इनकी वैलेंसी कैसे फाइंड करनी है वो हम सीख लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो देखेंगे कि वैलेंसी होती क्या है। ओके, क्या सीखेंगे कि वैलेंसी होती क्या है। वैलेंस वैलेंसी क्या है? तो वैलेंसी की बच्चों दो तीन डेफिनेशन देखने को मिलती है। हमें डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें क्या करना है कि कितनी होती है ये फाइंड करना सीखना है। देखो, डेफिनेशन तो इतनी सी है कि कोई भी एटम कितने एटम के साथ कंबाइन हो सकता है, वही उसकी क्या कहलाएगी बच्चों, वैलेंसी कहलाएगी। कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। इसकी एक डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन gain or donate by an atom, कि किसी भी एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, उसी को क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और डोनेट बाय एन एटम इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। देखो, सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो वैलेंसी क्या है, वैलेंसी बच्चों हैंड्स ऑफ एन एटम है ना। हैंड्स ऑफ एन एटम का मतलब हो गया कि एक एटम कितने एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है, कितने एटम के साथ रिएक्ट कर सकता है, यही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। दूसरे वर्ड्स में हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई भी एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो क्या कहलाती है, उसकी वैलेंसी कहलाती है। पता होगा इसे आपको, एटम जो इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करता है, क्यों लूज करता है, क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है। ओके बच्चों, वो क्या बनना चाहता है, वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके अपने पास में जो नोबल गैसेज उनके जैसा बनना चाहता है। अभी मैं समझाऊंगा आपको नोबल गैसेज क्या होती है, चलो समझते हैं। देख, अभी हमने एलिमेंट्स जब पढ़े तो उसमें आप फोकस करना एक तो हीलियम पे, एक फोकस करो आप नियोन पे, और एक आप फोकस करोगे किस पे, आर्गन। ओके, इन तीनों गैसों को नोबल गैसेज बोला जाता है। नोबल गैसेज इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि ये ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, स्टेबल होती है। तो जब भी कोई एटम स्टेबल होता है तो किसी से रिएक्ट नहीं करता। तो सब एलिमेंट इनके जैसा बनना चाहते हैं। इनके जैसे बनने का कारण क्या है समझाते हैं। हीलियम की आप बात करोगे तो हीलियम की के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियोन में आप देखोगे इसमें 2, इसमें 8 होते हैं। आर्गन में आप देखोगे 2, 8 और 8 होते हैं। ठीक है, ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि हीलियम की आउटर मोस्ट सेल, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 चाहिए, इसमें 8 चाहिए, इसमें 18 चाहिए। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो भाई हीलियम जो है उसकी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बोल सकते हैं कंप्लीटली फिल है। नियोन जो है उसके आउटर मोस्ट में 8 है, तो ये भी कंप्लीटली फिल है। आर्गन में आउटर मोस्ट में 8 है लेकिन फिल नहीं है बने, पर 8 है। तो यहां से कुछ रूल्स निकालेंगे। रूल्स क्या बने बच्चों कि जिन भी एटम्स के आउटर मोस्ट सेल या तो कंप्लीटली फिल हो या फिर उनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, क्या बोलेंगे, या तो कंप्लीटली फिल्ड हो, या आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो वो कैसे होते हैं, वो एलिमेंट स्टेबल होते हैं, है ना। और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो सारे के सारे एलिमेंट इनके जैसा बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम कैसे भी करके या तो अपने आउटर मोस्ट सेल फुल कर लें या फिर उनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बना लें, जिसको ऑक्टेट रूल कहते हैं।
है ना। ये क्या कहलाता है, ऑक्टेट रूल कहलाता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो स्टेबल हो जाएगा एलिमेंट। ये ऑक्टेट रूल कहलाता है। तो इसीलिए एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन या तो लूज करते हैं, गेन करते हैं। अब आपको मैं इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ, है ना। जैसे बात करते हैं हम सोडियम, ठीक है बच्चों। सोडियम, सोडियम होता है Na, कितने नंबर पे आता है बच्चों, 11 नंबर पे। इसका मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो Kl, इसमें 2 है, इसमें 8 है। देखो 11 पे सोडियम आता है, 10 पे नियोन आता है। तो सोडियम किसके जैसा बनने की कोशिश करेगा, नियोन की जैसा। भाई सबसे पास में कौन सी नोबल गैस पड़ रही है, कि सोडियम के जस्ट पास में पड़ती है नियोन, 10वें नंबर पे। तो इसके जैसा बनना चाहेगा। इसके जैसा बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा, ये वाला। भाई नियोन के जैसा बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कराना पड़ेगा। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करा देता है। और जैसे ही ये लूज कराता है बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है नियोन के जैसा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि सोडियम ने नियोन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर दिया और स्टेबल हो गया। अब एक चीज समझनी है आपको, जब ये सोडियम था तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे बच्चों, 11। और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 11। तो ओवरऑल चार्ज कितना था, 0 था, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। लेकिन अब आप इस वाले सोडियम की बात करो, इसके प्रोटॉन जो है वो तो अभी भी 11 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दें तो 10 ही बचे। तो ओवरऑल चार्ज कितना बचेगा, वो +1 ही बच्चों हम यहाँ लिखते हैं। वो +1 ही हम कहाँ पे डिनोट करते हैं, यहाँ पे, क्योंकि इस एटम के ऊपर एक प्लस का ओवरऑल चार्ज बच गया एक इलेक्ट्रॉन के जाने से। तो अब ये क्या बन गया, आयन बन गया। क्या बन गया बच्चों, ये आयन बन गया, जबकि ये एक एटम है। तो यहाँ से आपको आयन कैसे बनते हैं, आयन क्या होते हैं, वो भी समझ में आया होगा कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर ले या गेन कर ले तो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी हम समझेंगे क्लोरीन के एग्जांपल से कि जब गेन कर लेता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। चलो इसको नोट कर लो, आगे का बताता हूँ मैं। ये हो गया सोडियम। नेगेटिव चार्ज के लिए क्लोरीन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। देखो समझते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन का सिंबल है Cl। कितने नंबर पे आता है, अभी 17 नंबर पे। इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया, 287 Kl। अब क्लोरीन के पास में कौन सी नोबल गैस आएगी, तो क्लोरीन के पास जो नोबल गैस है बच्चों वो है आर्गन, क्योंकि क्लोरीन 17 पे आता है, आर्गन 18 पे आएगा। तो क्लोरीन किसके जैसा बनने की कोशिश करेगा, आर्गन के जैसा। ऐसा बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखो 2 है, 8 है, लेकिन यहाँ 8 है, लेकिन यहाँ 7 है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन और लेना पड़ेगा। तो ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और यहाँ पे भी कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे इसके पास, 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। और कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। मतलब इसने अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लिया। अब वही वाला लॉजिक कि इसके पास, इस वाले क्लोरीन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 17 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 17 है। तो ओवरऑल चार्ज 0। लेकिन इसके पास देखो, इसके पास प्रोटॉन तो 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक बढ़ गया ना, क्योंकि ले लिया कहीं से। तो -1 चार्ज बचेगा, उसको हम यहाँ लिखते। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बच्चों अपना क्लोरीन आयन। समझ में आया, आयन क्या चीज है, पढ़ रहा है पल्ले। तो इस वजह से एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, क्योंकि वो अपने पास की नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहते हैं। इसके लिए इधर दे हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन्स और लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोडियम लूज करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज बच गया, और क्लोरीन गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज। इसीलिए हम रखते हैं कि जब भी कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो उस पर नेगेटिव चार्ज। समझ में आया, इन्हीं को आयंस कहते हैं। ठीक है, अब ये तो ठीक है। वैलेंसी की डेफिनेशन अभी हमने समझी कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन करे और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करे वही उसकी क्या है, वैलेंसी है।
तो इसका मतलब क्लोरीन ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, तो माइनस माइनस क्या है, उस पर चार्ज आ गया, तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 हो। माइनस में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, सोडियम ने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो उसकी वैलेंसी +1 है। तो वैलेंसी फाइंड करने का ये रीजन है कि 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, क्यों होती है, उसका कारण आपको यहाँ पे समझाया। अब हम क्या करेंगे, हम 1 से लेके 18 तक के जो एलिमेंट्स उनकी वैलेंसीज निकालने, कुछ रूल्स बता आपको मैं बता देता हूँ। तरीका तो ये है बच्चों वैलेंसी निकालने का कि आपको नियरेस्ट नोबल गैस के जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो उसके लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ रहे हैं, कितने गेन करने पड़ रहे हैं, वही उसकी वैलेंसी है। लेकिन मैं आपको कुछ रूल्स बता देता हूँ जो आपकी वैलेंसी फाइंड करने में थोड़ी हेल्प करेगा। चलो बच्चों, तो हम हेडिंग एक लिखेंगे और फिर यहाँ पे अपना जो सेशन है वो एंड करेंगे वैलेंसी फाइंड करने का। ओके, तो देखो हेडिंग ये है, रूल्स फॉर फाइंडिंग वैलेंसी ऑफ फर्स्ट 18 एल। ओके, हेडिंग समझ में आ गई। पहला रूल क्या है बच्चों, रूल नंबर वन है कि if an atom has one कोमा, या तो 1 हो या 2 हो या 3। ओके, क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर किसी भी एटम के पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहां पे, इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल। क्या रूल है कि किसी भी एटम की आउटर मोस्ट सेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन इट्स वैलेंसी विल बी +1, +2 या फिर +3 रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब कि अगर 1 है उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी +1, अगर 2 है तो +2, अगर 3 है तो +3। फॉर एग्जाम्पल आप देखो बच्चों मैग्नीशियम के बारे में, Mg का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो है 2s2। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो अभी बताया कि अगर आउटर मोस्ट में 2 है तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, तो वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम कितनी हो जाएगी। एल्यूमिनियम की बात कर लो, एल्यूमिनियम के पास कितने हैं, 2s2 है, तो सॉरी 2s3 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 3। चाहे तो आप प्लस माइनस, तो ये +2 या +3। ओके, सोडियम का भी बताया था आपको, भाई सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी +2। हाइड्रोजन देख लो आप, हाइड्रोजन में तो के सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +2। समझ में आया, पहला रूल समझ में आया। पहला रूल क्या है कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी वैलेंसी भी +1, +2, +3 हो जाएगी। ओके, रूल नंबर 1। बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 क्या है बच्चों की, अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 7, 6 या 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो -1, -2 या -3 हो जाएगी रिस्पेक्टिवली। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते
पहला एग्जांपल क्लोरीन ही ले लो। क्लोरीन में क्या है, Cl लिख लेते। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखो 7, तो Kl, तो इसकी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी माइनस। रीजन आपको बताइए, एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से। बात करो आप ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 2,6 है, क्योंकि ये 8 नंबर पे आता है। इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 वाले के लिए वैलेंसी कितनी जाएगी माइनस की। माइनस नाइट्रोजन देखो बच्चों आप 2,5, क्योंकि ये 7 नंबर पे आता है, तो इसकी वैलेंसी -3। आप बात कर लो बच्चों फ्लोरीन की। फ्लोरीन कितने नंबर पे, 2,9 आता है ना, 7 हो जाएगा यहाँ, तो 7 है, इसका मतलब इसकी वैलेंसी -3। आप बात कर लो बच्चों सल्फर की। कहाँ लिखी, यहाँ लिखी सल्फर। सल्फर कितने नंबर पे आएगा बच्चों ना, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर 16 नंबर पे आता है, तो 2, 8, 6, तो आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी -2। ओके, समझ में आ रहा है। दो रूल है ना। थर्ड रूल क्या है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हुए तो क्या करो। भाई हमने 1 देख लिया, 2 देख लिए, 3 देख लिए, 4 हुए तो क्या हो जाएगा। देखो कि इफ एन एटम हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, देन इट्स वैलेंसी विल बी ओनली 4। यहाँ पे बच्चों आप सोच रहे होंगे प्लस या माइनस क्यों मिलेगा। एक्चुअली जिन भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ना तो लूज करते हैं ना गेन करते हैं, ओनली शेयर करते हैं। कार्बन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, कार्बन के आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो एक बार, 2,4 होता है, तो ये क्या करता है कि ये ना गेन करता है ना लूज करता है। इसकी वैलेंसी होगी 4 लिखी। भाई गेन करेगा तो प्लस में लिखते, लूज करता, सॉरी गेन करता तो माइनस में लिखते, लूज करता तो प्लस में लिखते, बट ये शेयर करता है तो हम प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, हम ओनली 4 लिखेंगे, वो आपको बाद में समझ में आएगा। सिलिकॉन का एग्जांपल ले लो आप। सिलिकॉन कितने नंबर पे आता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन 14 नंबर, 2, 8,4। कितनी वैलेंसी 4। समझ में आ रहा है। ओके, चलो यहाँ पे रूल नंबर 4, इफ एन एटम हैज 8 electron in its outermost shell, then its valency will be 0। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। और कैसा होगा ये, स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल बस यहाँ पे बच्चों एक चीज लिख लेना, चलो बताते हो आपको। पहले 8 का एग्जाम्पल है, 8 और कंप्लीटली ये ऐड करोगे आप इसमें, क्या कि इफ एन एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, और फिर कंप्लीटली या फिर कंप्लीटली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल हो, देन इट्स वैलेंसी विल बी 0। दो बातें लिखो कि या तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या उसके आउटर मोस्ट शेल पूरी भरी हुई। फॉर एग्जाम्पल हीलियम देखो, हीलियम में के सेल होती है वो भी पूरी पूरी भरी हुई है, 2 सेल, क्योंकि क्या में चाहिए 2, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। ना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ना गेन करेगा, ना शेयर करेगा। नियोन अभी पढ़ा है आपको, नियोन में 2,8 होते हैं, तो आउटर मोस्ट में 8 हो गए,
तो भी 0। आर्गन देखो बच्चों, KLM8, तो वैलेंसी फिर से C। तो ये टोटल 4 रूल है, 4 रूल्स हैं, इनसे आप 1 to 18 एलिमेंट्स की वैलेंसी फाइंड कर सकते हो। इसके आगे के जो जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उनकी वैलेंसी हम डायरेक्ट याद करेंगे, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में है नहीं उनकी वैलेंसी फाइंड करना, ना हमें उनकी वैलेंसी को फाइंड करना सीखना है। हमें बस क्या करना है कि उनकी वैलेंसीज को थोड़ा सा याद कर लेना है, 5 या 6 एलिमेंट्स और जिनकी वैलेंसी आगे याद कर लेना। Take for them, take care of yourself and focus on your study and don't waste the time.